आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू डिफरेंट रेट्स ऑफ वाटर करंट। सो जो बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं वो स्ट्रीम्स और रिवर इकोसिस्टम में क्या होता है, फ्लोइंग वाटर होता है, और जो वहाँ की जो ये स्पीसीज़ हैं, बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करके रखा होता है। सो सम प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज़ can withstand the rapid flow of stream in hilly areas, and other species of plants and animals like beetles and scotters are only adapted to slow moving water। अब डिपेंड करता है कि मतलब फ़्लो कितना ज़्यादा है। अगर तो फ़्लो बहुत तेज़ है तो वहाँ पर कुछ और स्पीसीज़ सर्वाइव करेंगी, अगर फ़्लो थोड़ा कम है तो वहाँ पर कुछ और स्पीसीज़, मतलब तेज़ फ़्लो का मतलब है कि पानी रुकता नहीं है, कॉन्टीन्यूटी में चला जाता है। जैसे हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर पानी जो है फ्लो करता रहता है ना, डाउनफॉल होता रहता है पानी का। लेकिन कुछ है कि वहाँ पर पानी मतलब बहता तो है लेकिन मतलब बहुत स्लो स्पीड में होता है। सो वहाँ पर जो स्पीसीज़ हैं वो डिफरेंट है, मतलब जिसकी फेवरेबल स्पीसीज़ का फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा जैसा वैसे ही वहाँ पर ग्रो करता है। सो सम स्पीसीज़ लाइक फिश गो अपस्ट्रीम फ्रॉम रिवर्स टू स्ट्रीम फॉर ब्रीडिंग। अपस्ट्रीम चले जाती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं। सो दे नीड नॉन पल्यूटेड क्रिस्टल क्लियर वाटर फॉर ब्रीडिंग। जो फिश है उसके लिए क्या चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए ब्रीड करने के लिए। सो द चीफ प्रोड्यूसर आर अटैच्ड स्पीसीज ऑफ एल्गी लाइक क्लैडोफोरा, डाइटम्स एंड एक्वेटिक मॉसेस ऑफ जीनस फॉन्टेनेलिस। सो मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, उस तरह के जो वहाँ के एनिमल्स हैं या माइक्रोब्स हैं, फिशेस वगैरह हैं, ये सारे उसी तरह से ग्रो करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इन हिली एरिया आर कन्वर्टेड सम परमानेंटली फ्लोइंग स्ट्रीम्स इनटू सीजनल वंस। दे लीड टू फ्लैश फ्लड्स इन द रेनी सीजन एंड ड्राइनेस आफ्टर मानसून। कहता है जो डिफॉरेस्टेशन होती है हिली एरियाज़ में वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं इन चीज़ों को, जो रेन वहाँ पर फ्लो हो रहा है वाटर का उनको इफ़ेक्ट करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो जो फ्लो होगा वो तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे। डिफॉरेस्टेशन का मतलब वो जो सॉइल इरोजन हो जाएगा या फिर वहाँ पर जो वाटर है उसको वहाँ पे नहीं रुक नहीं पाएगा, वो ऐसे ही फ्लो हो जाएगा। सो डिफॉरेस्टेशन जो है वो भी उसके बेसिस पे भी हमारे जो कंडीशन है वहाँ पर वो चेंज हो जाती है, और वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह हैं, फ्री फ्लोइंग जो एनिमल्स हैं या कुछ भी वहाँ पर सर्वाइव करते हैं वो भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। सो द कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम डिपेंड अपॉन क्लैरिटी। कितना क्लियर है, टर्बिडिटी कितनी है, क्लियर कितना है सोल्यूशन या वाटर जो भी है, उसके हिसाब से वहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी बात करी थी कि जैसे ब्रीडिंग फिश को ब्रीडिंग के लिए मतलब क्लियर वाटर चाहिए तो वो अपस्ट्रीम चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर पानी साफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू डाउन। सो इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं कि कितनी टर्बिडिटी है, क्लैरिटी कितनी है, उतना ही वो ज़्यादा ग्रो करेंगी या कम ग्रो करेंगी। एंड रेट ऑफ फ्लो एंड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर एज वेल एज द नेचर ऑफ देयर बेड्स ऑल्सो डिस्टर्ब द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम। जैसे मतलब बेड्स का मतलब है कि वहाँ पर किस तरह का जैसे जो सॉइल है वहाँ पर रॉक्स हैं या मतलब वो स्टोनी है या सैंडी है या मड्डी है, मतलब पानी का कंटेंट कितना है वहाँ पर, कितनी उसमें नमी है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वहाँ की फ्लोरा एंड फौना के लिए। सो स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं। अगर कहीं पे वाटर ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है तो वहाँ की स्पीसीज़ अलग होंगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर वाटर जो है कम फ्लो कर रहा है। उसके अलावा क्या कर रहा है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगी है तो पानी बहुत ज़्यादा बह जाएगा, मतलब उस पर कोई रोक नहीं होगी पानी के बहने की, तो वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना भी उसी तरह से ही होंगी, कम होंगी। और बाकी एरिया कैसा है, वहाँ की सैंड कैसी है, मड्डी है, रॉकी है, किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट टाइप है हमारी मैरीन इकोसिस्टम। ये सारे जो थे हमारे स्ट्रीम्स, रिवर, पॉन्ड, लेक, ये फ्रेश इकोसिस्टम था जहाँ पर पानी बहता है कॉन्टीन्यूटी में। नेक्स्ट इज मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में क्या हमने पढ़ा कि वहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है। सो द इंडियन ओशन
Bay of Bengal and Arabian Sea are the main marine ecosystem around peninsular India. The sea is shallow in the coastal area and deep further away. So कहता है both these constituent different ecosystem. Marine ecosystem जो है उसमें कोस्टल एरिया भी होता है और डीप भी होता है. सो ये दोनों का डिफरेंट इकोसिस्टम होता है. सो द प्रोड्यूसर इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन्स आर मेनली फाइटोप्लैंक्टोनिक एंड नियर सी शोर्स लार्ज सी वीड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइक ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी आर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर. ये प्रोड्यूसर हैं दोनों एरिया पे, डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट काइंड के प्रोड्यूसर होंगे. एंड द कंज्यूमर्स आर यू प्लैंक्टन, बेंथोस, नेक्टोन्स एक्सेट्रा. जैसे जू प्लैंक्टॉन्स में क्या है, कॉर्पोड्स हैं, प्रोटोजोआज है, टाइनी जेलीफिश है, और जो हमारी बेंथोस है जो बॉटम ड्वेलर होते हैं, बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, क्रैब्स, टाइगर, बीटल्स एंड ऑल. उसके बाद नेक्टोन्स और फास्ट स्विमिंग एनिमल्स लाइक फिश, टर्टल्स. ये सारे के सारे जो हैं मतलब कि कौन से इकोसिस्टम इसको बेटर सूट करता है उसी के हिसाब से वहाँ पर ही ग्रो करते हैं. अगर बॉटम है, सी शोर है या फिर कोस्टल रीजन है, उसके हिसाब से अपने आप को वो डेवलप करते हैं. सो डीकम्पोजर आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड मोस्टली बैक्टीरिया. जो डीकम्पोजर होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं जो डीकम्पोज कर देते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो द शैलो एरिया, शैलो नियर Kush and around Andaman and Nicobar Island are most important coral reefs of the world with rich biodiversity and only second to tropical evergreen forests. कहता है जो शैलो एरिया है नियर कुश एंड अंडमान वगैरह के पास, कहता है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, अलग अलग टाइप के एनिमल स्पीसीज़ एंड प्लांट स्पीसीज़ जो हैं वहाँ पर रहती हैं. So a few of the thousands of species are fish, crustaceans, starfish, jellyfish and polyps forming the coral. And deforestation of neighboring mangroves leads to silt deposition on coral causing bleaching and then its death. अगर deforestation कर देंगे तो उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा, वहाँ पर डेथ हो जाएगी, जो वहाँ की फ्लोरा एंड फौना है वो डेड हो जाएंगी. सो देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द टाइड. सो इस तरह से ये सारी भी चीज़ें मैरीन में भी इसी तरह से डिपेंडेंट हैं. नेक्स्ट है सी शोर इकोसिस्टम. सी शोर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बीचेस लाइक सैंडी, रॉकी, शेल कवर्ड or muddy have different type of flora and fauna. There are different crustaceans that make holes in the sand and preyed upon by various shore birds which prove into the coastal sand and mud. अपना एरिया बना लेते हैं, अपना एक होल सा बना लेते हैं, वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो बर्ड्स वगैरह हैं उसको निकाल लेते हैं. सो इस यहाँ पर क्या होता है, दूसरे जो फिशरमैन्स होते हैं वो फ़िश वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में होती है सी शोर्स के पास, तो जो फिशरमैन हैं उनको कैच कर लेते हैं एंड विच हैज़ बीन डिक्रीज इन मैनी एरियाज़ ओवर द लास्ट 2 डिकेड. क्योंकि वहाँ पर ये प्रैक्टिस होती रहती है, फिशरमैन फ़िश को कैच कर लेते हैं जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ फिशेस जो है वो डिक्रीज़ हो गई है. सो ये लेकिन ये होती कहाँ पे है, मैरीन इकोसिस्टम में. सो इस तरह से हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की टाइप्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम यूज़ क्या है उसका, है ना, यूटिलाइजेशन क्या है. मेन जो ये एक तो वाटर सोर्स है, ह्यूमंस यूज़ एक्वेटिक इकोसिस्टम टू ऑब्टेन क्लीन फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक यूजेस. After that, water is used for irrigation in agriculture and fisher folk earn their livelihood by using aquatic ecosystem.
उसके बाद पीपल लिविंग नियर मार्शेस एंड वेटलैंड्स गेट बेनिफिट फ्रॉम देयर फिश, ग्रासेस एंड अदर प्रोडक्ट्स जो भी वहाँ के होते हैं. सो वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम stored in dam is used for irrigation, industry to generate electricity and for other purposes. बट ये सारे पर्पस जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम सॉल्व करता है, लेकिन इन चीज़ों के अलावा जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ के एरिया को, वो क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रैक्स फॉर पीपल लिविंग अलॉन्ग डाउन स्ट्रीम्स ऑफ रिवर एंड फिशरमैन हु अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम देयर यूस्ट्रेडीज. सो क्या है कि जो अगर इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं उस एरिया को, तो बिजली वगैरह बनाने के लिए, या फिर इंडस्ट्री लग जाती हैं, या फिर और कोई पावर प्लांट लग जाते हैं, तो जो वहाँ पर लोग सरवाइव कर रहे होते हैं, आसपास के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो जीवन है उनका, या जो लाइवलीहुड है उनका, वो डिपेंडेंट है उस एरिया पे, क्योंकि वो फिशरमैन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इरिगेशन करते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है. और उसके अलावा क्या फंक्शन है? लार्ज डैम्स हैव सीरियस इल इफेक्ट ऑन नेचुरल रिवर इकोसिस्टम. एक्सेसिव इरिगेशन इन सेमी एरिड एरिया लीड्स टू severe salination as salts are brought up into the surface layer of the soil. तो ये हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम की यूटिलिटीज़ हैं. अब थ्रेट्स क्या है एक्वेटिक इकोसिस्टम को? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तब भी वो एक्वेटिक इकोसिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा. अगर वहाँ के नियर अबाउट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं तो वो पोल्यूटेंट हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा वहाँ पर, ड्यू टू एंट्री ऑफ अनट्रीटेड सीवरेज एंड डंपिंग ऑफ सॉइल वेस्ट, है ना. उसके बाद वाटर जो है वो ख़राब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, उसका ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाएगा. एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फ्लोरा फौना है वहाँ की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो डेड हो जाएगी. उसके बाद अगर उसके आसपास हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वो वाटर में मिक्स हो जाएंगी, और एक्वेटिक एनिमल्स है जो, या एक्वेटिक लाइफ है, वो भी उसके बेसिस पे डिस्टर्ब हो जाएगी. सो इस तरह से ये सारी एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं. अब इसको हम लोग प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए क्या है? इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग द पोल्यूटेड वाटर, इट इज़ मोर सेंसिबल टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ वाटर एट ऑल कॉस्ट्स. ओनली देन द एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी यूज सस्टेनेबली. सो हमें क्या करना चाहिए? हमें आसपास क्लीन एरिया रखना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल का वेस्ट, सीवरेज का वेस्ट या कुछ भी इस तरह का उसमें मिक्स नहीं होने देना चाहिए उसकी नहीं, क्योंकि उसमें एक तो क्लीन करना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, मशीनरी की ज़रूरत होगी, एंड आफ्टर दैट भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा. सो हमें पोल्यूशन कॉज ही नहीं करना चाहिए उसको, मतलब सही रखने के लिए. देन building of dams across the river changes the nature of aquatic ecosystem from a lotic to a lentic one. लॉटिक है मतलब जो बिल्कुल चल रहा है, और जो लेंटिक होता है वो खड़ा हुआ स्टैटिक हो जाता है. सो कहता है जो एक जो बिल्डिंग्स वगैरह, डैम वगैरह बन जाते हैं, जो वहाँ की लाइफ हो रही है, फ्लोरा एंड फौना फ्लरिश हो रहा है, वो क्या हो जाता है? वो एक तरह से रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है. इट डिस्ट्रॉय इट्स नेचुरल बायोडाइवर्सिटी and the species adapted to flowing water gradually give way to those adapted for standing water. उसके बाद क्या है? Wetland and other ecosystem may be saved by declaring them as sanctuaries or national parks, which will help to protect various life forms including rare fish which is now in danger. सो इस तरह से एक्वेटिक जो है हमारा इकोसिस्टम, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए.
एक ऊपर केस स्टडी दे रखी है आपके नोट्स में, देखो। एक सर्वे किया गया था, सर्वे कंडक्टेड बाय असम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर गुवाहाटी एंड द स्पेस रिसर्च सेंटर Ahmedabad has found that 1,367 out of 3,513 wetlands in Assam are under severe threat due to the invasion of aquatic weeds and several development activities. So the wetland of Assam are the greatest potential source of income for the state in terms of fisheries and tourism. And around 20,000 of tons fish have to be imported in Assam to meet their local demands. Through the state has capacity to producing 5,000 ton per hectare per year of fish. This is all due to poor wetland management. So कहता है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा इनकम का रिसोर्स था, लेकिन जो मतलब वहाँ पर कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस या इस तरह का कुछ चेंजेस हो गई जिसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उसको क्योर किया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया, या फिर उसके लिए कुछ भी मतलब उनको करने के लिए उन्होंने अपने आगे फर्दर उसको वर्क किए। सो ये एक केस स्टडी है कि हमें मतलब इस टाइप के एरिया से कितना टन हेक्टेयर जो है पर हेक्टेयर हमें कितनी टन मिल जाती है एक ईयर में। सो वो केस स्टडी की हुई, ये भी आप एक देख लेना, बिकॉज एग्ज़ाम में केस स्टडी